हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में एक क्विक रिवीजन ऑफ जीएस टू माइंड मैप जीएस सूत्र। ठीक है, ये आरडब्ल्यूए द्वारा जारी किया गया पुस्तक जिसमें माइंड मैप क्विक रिवीजन है। इसकी सीरीज आप लोग को चल रही है। ये आपकी इस वीडियो में आज आपको वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं और आइकन बटन पर भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वैदिक सभ्यता के। और आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए और शुरू से वीडियो देखिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपका शॉर्ट रिविजन्स भी हो रहा है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अभी हम लोग प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन आएगा, फिर मध्यकालीन के बाद आधुनिक इतिहास आएगा। और पूरे आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, और इसी तरह से आपको सारे के सारे नोट्स के साथ दिखाया जाएंगे। ठीक है, इस बुक को अगर आप मंगाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मंगा लीजिए। बहुत ही कॉस्ट प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो थे, वैदिक सभ्यता आपका ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल था। और वैदिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें कि एक प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी हमारी वैदिक सभ्यता। उसके साथ ही ये हड़प्पा सभ्यता के पश्चात ही अस्तित्व में आई थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद ही इसकी अस्तित्व आया था। आर्य सभ्यता के नाम से भी वैदिक सभ्यता प्रसिद्ध है। और वेदों की रचना जो हुई है हमारी वैदिक सभ्यता से हुई है। वेदों की रचना हमारी वैदिक सभ्यता से हुई है। तो बता दीजिए कि वेदों की संख्या कुल कितना है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। उपवेदों की संख्या भी कितनी है? 4 है। मूल रूप से वैदिक सभ्यता में निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। और सर्वप्रथम जो मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया था वो 1853 ईस्वी में। कब किया? 1853 ईस्वी को किया था। ठीक है, जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता 2 भागों में बँटा है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो ऋग्वैदिक काल की जो अवधि है, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। वहीं अगर ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी, वो इसी काल में हुआ था, हमारा वैदिक सभ्यता में हुआ था। ठीक है? जबकि इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत जो है, वो हमारा क्या ऋग्वैदिक काल है। सॉरी, ऋग्वेद है। तो ऋग्वैदिक काल के जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। और ऋग्वैदिक काल के आर्यों की जीवन शैली जो थी वो क्या थी? धुमक्कड़ थी। जो ऋग्वैदिक काल में जो लोग आर्य लोग थे उनकी अगर जीवन शैली की बात करें तो वो लोग क्या थे? धुमक्कड़ लोग थे। क्या थे? धुमक्कड़ लोग थे। और ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन करना। क्या था? पशुपालन करना था। ये हमारा ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उन लोगों का ये मुख्य व्यवसाय था। वो लोग क्या करते? पशुपालन करके अपना जिंदगी व्यतीत करते थे। ठीक है, अब जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल की अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें, जो ऋग्वैदिक काल थे, ऋग्वैदिक काल में जो उनकी भौगोलिक विस्तार थी वो क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक काल आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें जो मुख्य स्रोत मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद की जो रचना भी हुआ वो ऋग्वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वैदिक में आर्यों के निवास स्थल जो हेतु सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया। ऋग्वेदों में आर्यों के जो निवास स्थल हेतु जो सप्त सैंधव क्षेत्र उसका उल्लेख किया गया। और आर्यों का विस्तार, जो आर्यों थे उनका विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक किया गया है। और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के अनुसार ही मिलती है। और आर्यों ने गंगा नदी एवं यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तथा इसके समवर्ती जो क्षेत्र है, दोनों पे अपना अधिकार कर लिया था। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ये जो था ऋग्वैदिक काल के जो भौगोलिक विस्तार था उसके बारे में जानकारी है। तो कुछ ना कुछ जो भौगोलिक था, तो कुछ ना कुछ उनका राजनीतिक स्थिति भी होगा। तो राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों एवं जनों से विभाजित थे। ऋग्वैदिक काल जो थे, कालों के लोग थे वो कबीलों एवं जनों से विभाजित थे। और ऋग्वैदिक काल में राजा हेतु गौप शब्द का प्रयोग किया गया। किसके? गौप शब्द का प्रयोग किया गया। और ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का जो मूल आधार था वो क्या था? कुल परिवार था। और ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का क्या है? कर प्रचलित है। ऋग्वैदिक काल में बलि जो है एक प्रकार क्या है? कर प्रचलित है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा धार्मिक स्थिति की। किसकी बात करते हैं? धार्मिक स्थिति की। जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में जो हमारी धार्मिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति कहते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों के देवता 3 श्रेणियों में विभाजित है। ऋग्वैदिक आर्यों के जो देवता थे
वो हमारे क्या थे, 3 श्रेणियों में विभाजित थे। और ऋग्वैदिक काल में समस्त देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वैदिक काल में जो समस्त देवता थे वो किसके थे, तो प्रकृति शक्तियों के प्रतीक थे। अगर वहीं बात करें सामाजिक स्थिति की बात करें, ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी वो ऋग्वेद काल में पितृस्थात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में पितृस्थात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। और ऋग्वैदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई कुल परिवार थी। ऋग्वैदिक काल में समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या था, कुल परिवार था। और ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है। अगर वहीं हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति क्या था, ऋग्वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि यानी उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, वो थी। और ऋग्वैदिक काल में पवित्र पशु गाय यानी आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, संपत्ति था। और ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः व्यापार वस्तु थे वो विनिमय के माध्यम से थे। और ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे, ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता दो भागों में आपका देखा, जैसे कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो उत्तर वैदिक कालों में अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो उत्तर वैदिक काल की जो अवधि है, जो समय अवधि है, वो आपके 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। और इसके अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद की रचना इसी काल में हुआ था। सिर्फ ऋग्वेद की रचना जो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। चित्रित धूसर मृदांड इस काल के अध्ययन हेतु सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं। चित्रित धूसर मृदांड इस काल के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक माना जाता है। ये हमारा उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। और अगर इसकी हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, ठीक है, भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के लोगों का एक प्रमुख केंद्र था। और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सदनीरा नदी का एक विस्तृत था। ठीक है। और जो इसकी राजनीति स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेश का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उदय हुआ है। राजतंत्र उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली का प्रमुख आधार था। राजतंत्र था उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली का प्रमुख आधार था। और उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में जो पंचाल था वो सबसे अधिक विकसित राज्य था। और उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा को शुरू किया गया। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा शुरू किया गया। धार्मिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता पुषण पुषण। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों की वृद्धि है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का आभास भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद कालीन दो सबसे बड़े देवता इंद्र तथा अग्नि का महत्व कम है। और उत्तर वैदिक काल में षष्ठ का बीजरोपण किया गया। षष्ठ का बीजरोपण किया गया। सामाजिक स्थिति जो उत्तर वैदिक काल थे, उत्तर वैदिक काल की और सामाजिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभाजित थे। उत्तर वैदिक काल में जो समाज थे वो कितने 4 भागों में विभाजित थे। और उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे थी, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्ण श्रम व्यवस्था थी। और ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण ही उपनयन संस्कार में अधिकारी थे। अंतिम तथा चौथे वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। ठीक है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदांड यानी बर्तन प्रचलित थे। और सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से ही प्रदान होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, भूमि दान के उल्लेख उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितना था, 16 था। महाजनपदों की कुल संख्या कितना था, 16 था। सबसे शक्तिशाली 4 महाजनपद थे, मगध, वटस, कौशल या कुशल, अवंती। जबकि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले 2 महाजनपद थे, मल, वज्जी या वृज।
ठीक है। अगर इस बात करें महाजनपद में, तो मगध, राजगिरी ये गिरिराज, मल्ल, कुशीनगर ये पल्लवा, इसकी जो राजधानी है, ठीक है, मत्स्य का विराटनगर, वत्स्य के कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कबूज के राजपुर या हाटक, कौशल या कुशल के श्रावस्ती या कुशावती थे। वहीं अगर काशी की बात करें तो काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, अवंती के उत्तरी अवंती, उज्जैन, दक्षिणी अवंती को महिष्मती, अस्मक का पोटन या पोटली, चंडी चेटी के सुथिवी या शक्तिमती, पंचाल के उत्तरी पंचाल या अहिछत्र दक्षिणी पंचाल, और सूरसेन के सूरसेन मथुरा, गंठार के तक्षशिला। ठीक है। ये जो महाजनपद थे, महाजनपदों की जो कुल संख्या है, महाजनपदों की कुल संख्या है वो कितना है? तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। और 16 आपके सामने यहाँ पे ये दिया गया, ये दिया गया। कौन कौन थे? मगध, मल, मत्स्य, वत्स्य, वज्जी, कुरु, कंबोज, कौशल, काशी, अंग, अवंती, अस्मक, चेंदी, पंचाल, सूरसेन, गंधार, ये सारे के सारे 16 महाजनपद थे। जिसमें से ये 4 आपको जो महाजनपद दिख रहे हैं वो काफ़ी कठोर थे, काफ़ी मजबूत थे, और ये गणतंत्र थे, मल्ल और रुचि। ठीक है। तो महाजनपदों की कुल संख्या अगुंतर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, और भगवती सूत्र जैन धर्म के अनुसार है 16 महाजनपद। ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा वो मगध है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद वो अस्मक है। और महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, ये भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने वैदिक सभ्यता और महाजनपदों के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग कल आप लोग का पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है। और इस मौर्य साम्राज्य के साथ ही साथ जितने भी सारे वंश है वो सारे वंश को भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, और गुप्त साम्राज्य के बाद हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर चलेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।